हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कशन के वीकली डिस्कशन में। तो ये वीकली हमारे करंट अफेयर के डिस्कशन रहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सितंबर 2025 के वीक नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए तैयार करे गए। तो डिस्कशन को हम शुरू करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा एप्लीकेशन जिस पर इस क्लास की वीडियो और आपका ये जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, तो ऐप का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में। बाकी सारी बात हम लास्ट में करेंगे। तो फिलहाल इस सितंबर 2025 के वीक नंबर 2 में बनने वाले सवालों का डिस्कशन हम करेंगे शुरू। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए भाई आते हैं डिस्कशन पे। तो पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आई होप आपको सवाल अच्छे से दिख रहा होगा। इन्होंने पूछा है एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है येदशी रामलिंग घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। के भाई ये जो सेंचुरी है वो कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। अब चर्चा में क्यों है, तो रिसेंटली ना एक यंग मेल टाइगर ने विदर्भा रीजन से लगभग 450 किलोमीटर का एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया और फाइनली वो जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें जाकर वो सेटल हो गया। तो क्योंकि ये मेल टाइगर ने इतना लंबा, कितना 450 किलोमीटर लंबा एक पाथ ट्रेवल किया, तो इसीलिए ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चर्चा में थी। तो ये ऐसे जो इवेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि बहुत डेकेड से यहाँ जो बड़ी कैट्स होती हैं जिन्हें हम बिग कैट्स या फिर जैसे कि मैंने टाइगर की बात करी, ये यहाँ पर देखी नहीं गई थी। तो ये जो सेंचुरी है ना ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये है आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोकेटेड। अब कल को आपसे पूछें कि इस महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये सेंचुरी लोकेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर ये आपका लोकेटेड है सेंचुरी। क्यों चर्चा में था वो आपसे पूछा जा सकता है। अब इस सेंचुरी को लेकर भी हो सकता है कल को आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई इस सेंचुरी की जो स्थापना करी गई वो कब करी गई। तो 23 मई ऑफ 1997 को इस वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित करा गया, जो कि शायद्री हिल्स में आपका लोकेटेड है। शायद्री की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये लोकेटेड है। चर्चा में क्यों था वो हमसे पूछ लिया गया। एक और सवाल, क्योंकि इस सेंचुरी का यहां पर जिक्र करा जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल जिसको रामलिंग टेम्पल के नाम से जाना जाता है। रामलिंग टेम्पल, इस टेम्पल का नाम याद रखिएगा, जो कि एक भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर है। ये आपके इस सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है। एक बहुत ही शानदार वाटरफॉल यहाँ पर आपका लोकेटेड है। तो ये आपका और एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, इन्होंने पूछा है आईएनएस कदमत जिसने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया कौन से देश की 50वीं इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में। अब इस सवाल को पूछने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे करके। जैसे ये आपसे पूछ लेंगे कि या तो वो तो ये कंट्री का नाम तो पूछ ही लेंगे, या फिर वो कंट्री का नाम देकर पूछ लेंगे कि हाल ही में भारत के कौन से आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था इस राज्य या फिर इस कंट्री के 50th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में। तो ये जो कंट्री है, पहले तो इसका नाम आपको याद रखना है, पापुआ न्यू गिनी। इस इवेंट को लेकर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हमारे आईएनएस ने पार्टिसिपेशन किया था, तो वो कदमत आपको याद रखना है। तो इंडियन नेवी का ये एक बैंड पोर्ट मोस्बी में आपका हुआ, पापुआ न्यू गिनी के 50th जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है उसमें उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो पापुआ न्यू गिनी किस प्रकार का नेशन है, एक आइलैंड नेशन है, ये तो चलो सभी को पता होगा। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, तो इसके इर्द गिर्द ना आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज नजर आते हैं। जैसे कि इस आइलैंड कंट्री के आपको वेस्ट साइड में अगर पूछा जाए कौन सा कंट्री लोकेटेड है, तो वहां पर इंडोनेशिया लोकेटेड है। इसके साउथ में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा कंट्री लोकेटेड है, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया आपको लोकेटेड नजर आएगा। इसके साउथ ईस्ट में
भी एक इंपॉर्टेंट आपको आइलैंड लोकेटेड नजर आते हैं जिनको कहा जाता है सोलोमोन आइलैंड्स। तो लोकेशन वाइज भी हमसे भी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये जो पार्टिसिपेशन की हमने यहाँ पर बात करी, इंडिया का जो एक कल्चरल और एक डिफेंस कोऑपरेशन है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के अंदर, उसके साथ और स्ट्रांग होता हुआ देखने के लिए मिला, इसलिए ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। इन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम दिया है जिसका नाम है रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर जल विद्युत योजना, विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड। बताइए कि ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। नाम क्या है? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पहले तो इसकी लोकेशन आप लोगों को रटल ही नहीं है कि भाई वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर का जो किश्तवाड़ रीजन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, किश्तवाड़ वाला जो रीजन है, वहां पर रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो साइट थी, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ जिससे 5 लोग इंजर्ड हो गए, इसलिए ये आपका चर्चा में बना। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है कल को ये आपसे पूछ लें कि भाई ये जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका लोकेटेड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 850 मेगावाट कैपेसिटी का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि रन ऑफ द वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में नजर आ रहा है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि भाई ये कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो वहां पर आपको रिवर का नाम याद रखना है, चीनाब रिवर। तो इस तरीके की बातें भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जब कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चर्चा में रहता है ना, तो हमसे उसके बारे में और भी बातें पूछ ली जाती है कि भाई इसके अंदर किसका कितना कितना शेयर है। जैसे कि जो एनएचपीसीए नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, उसका 51% शेयर इस रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर है। फिर बाकी का 49% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनके पास इसका शेयर जाएगा। तो ये वाली बातें भी हमें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, वेयर वॉज द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 हेल्ड। 18वीं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुई? अब मल्टीपल इवेंट्स से संबंधित हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो इसका आंसर आप लोगों को याद रख लेना है कि भाई इसका आयोजन हुआ चाइना में, यानी कि IESO विच इज इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? चाइना में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या हुआ ना, जो इंडियन टीम है उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसमें कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा एक तो गोल्ड जीता गया, 4 सिल्वर मेडल उन्होंने जीते और 2 ब्रोंज मेडल इन्होंने प्राप्त किए इस ओलंपियाड के अंदर। तो ये हमारा एक अच्छा सवाल बन जाता है। इसके अंदर 9वीं से 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका जो उद्देश्य भी होता है वो क्या होता है कि जो अर्थ साइंस है उसकी अवेयरनेस और जो टीम वर्क होता है ना उसको प्रमोट करना। इंडिया ऐसा मान लीजिए आपके 2007 से पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर, और अब ये 2025 के अंदर हुए थे। और भारत के अंदर इसका आयोजन 2013 में हुआ था, जब इसका 10वां एडिशन था। इसका 10th एडिशन 2013 के अंदर भारत में आयोजित कराया गया था, मैसूर में। तो ये जो चीज है ये भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट है, द हिमालयन ब्राउन बियर इज फाउंड मेनली इन विच इंडियन स्टेट्स। हिमालयी भूरा भालू मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? अब ऐसे सवाल भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, चर्चा में क्यों है? तो हिमालयन रीजन में ना जो ये हिमालयन ब्राउन बियर है और जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में जो लड़ाइयां हैं या फिर कन्फ्लिक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और ये जिस ब्राउन बियर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये एक लाल कलर का भालू होता है जिसको इजाबेलन बियर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, जूते। अगर ये आपको याद रह जाए, इसको जू के नाम से या फिर रेड बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे हिमालयन रीजन के नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे रीजन है, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलता है। और इंडिया में जो इसकी पॉपुलेशन है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिलती है।
तो यहां पर हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाला रीजन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। अब जिस हिमालयन ब्राउन बियर की यहाँ पर बात हो रही है ना, कभी भी किसी स्पीशीज का जिक्र होता है तो जो IUCN का स्टेटस है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कल को ये पूछ लें कि IUCN की लिस्ट के अनुसार हिमालयन ब्राउन बियर को कौन सा स्टेटस दिया गया है, तो ये आते हैं भाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ CCC 2025? ये चर्चा में क्यों है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कोलकाता वेस्ट बंगाल में 15 टू 17 सितंबर में एक कंबाइंड कॉमरेड्स करके एक ये CCC आर्म्ड फोर्स की इसकी एक कॉन्फ्रेंस थी, इसका इनॉग्रेशन किया। तो इसलिए आपका हो सकता है कल को आपसे पूछ लिया जाए। उन्होंने पूछा है कि भाई इसका थीम क्या है, तो ये थीम में आपको ये वाला ऑप्शन याद रखना है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो ये CCC जो आर्म्ड फोर्सेस का एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप होती है वो मिलकर डिफेंस प्रिपरेशन और फ्यूचर की जो इनकी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर चर्चा करता है। तो हमारे लिए थीम इंपॉर्टेंट था। और इस साल का जो फोकस है ना, उसमें किन किन चीजों पर बात कर रहे हैं? ये रिफॉर्म्स लाने पर बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशनल जो इनकी प्रिपेयर्डनेस होती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो मल्टी डोमेन इनका मॉडर्नाइजेशन होता है उस पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनॉग्रेशन किसने किया, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हिल्सा फिश दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द नेशनल फिश ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाल ही में चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? अब चर्चा में क्यों रही? तो बांग्लादेश ने क्या हुआ ना, दुर्गा पूजा से पहले इंडिया को इस हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी, और फिर सितंबर 2024 में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, लेकिन ट्रेड डिमांड के बाद इसको ना हटा दिया गया। तो इसलिए आपका चर्चा में था। हिल्सा जो कि एक बंगाली कल्चर में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिश के रूप में जानी जाती है। पूजाएं हो, शादी हो, लक्ष्मी पूजा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो बांग्लादेश का ये एक आप लोगों को याद रखना है नेशनल फिश है, जिसमें आपका हिल्सा फिश के रूप में इसको बांग्लादेश को आंसर करना है। ठीक है, तो बांग्लादेश के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इवन जो बांग्लादेश है ना, वो दुनिया का 70% इस हिल्सा का उत्पादन करता है। बांग्लादेश के नेशनल फिश के रूप में मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी। और इवन बांग्लादेश की जो जीडीपी है ना, उस जीडीपी के अंदर इस हिल्सा फिश का 1% कंट्रीब्यूशन है। तो ये 1% बहुत बड़ी चीज है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज is a joint initiative of the city of London and which Indian institution? इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ये यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिजिंग के ऊपर चर्चा की गई है, जिसमें सिटी ऑफ लंदन है और एक भारतीय संस्था शामिल है। चर्चा में क्यों है? तो ये जो यूके IIFB है ना, इसने अपना पहला एनिवर्सरी लंदन में सेलिब्रेट किया। तो यह हमारा जो देश का नीति आयोग है उनका और सिटी ऑफ लंदन यूके का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। अब इसका पर्पस क्या होता है? जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें यूके की जो फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज है उसको लेकर आना, ग्रीन और जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इवन जो नेशनल हाईवेज होते हैं या फिर RRTS होती है या फिर रेन्यूएबल एनर्जी होती है, ऐसे सेक्टर को सपोर्ट करना इसका एक पर्पस है। ये इसलिए हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो इनिशिएटिव है वो यूके इंडिया इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल डायलॉग है उसकी तरह शुरू हुआ है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी भारतीय संस्था इसमें शामिल है वो मैंने बताया, और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहां पर इसका आपका एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था। कहां पर? लंदन में। ओके, आगे बढ़ेंगे। द जाइंट अफ्रीकन स्नेल, जिसका साइंटिफिक नेम भी आपके सामने लिखा हुआ है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशीज हैज इन्फेस्टेड विच इंडियन सिटी?
चर्चा में क्यों है? ये जो जायंट अफ्रीकन स्लेल है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक इन्वेजिव स्पीशीज के रूप में जानी जाती है और ये चेन्नई सिटी के आसपास फैल चुकी है। इसलिए आपका चर्चा में था। तो किसको, भारतीय कौन से शहर को आप इससे इन्फेस्टेड देख रहे हैं? चेन्नई। अब ये खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि एग्रीकल्चर को ये नुकसान पहुंचाने का काम करती है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसमें आपको कई सारे डेंजरस पैरासाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। डेंजरस पैरासाइट्स इस आपके स्नेल के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब वो अलग अलग तरीके से नुकसान करते हैं। जैसे कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो ह्यूमंस में इवन ब्रेन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम ला सकते हैं। जो एब्डोमिनल डिजीज होता है वो उसका कारण बन सकता है। तो ऐसी चीजें हमारे चर्चा में बन जाती हैं। तो आपको पता है जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं, उसके दौरान ये आपका और तेजी से हो जाता है। इसलिए चेन्नई में पब्लिक हेल्थ का रिस्क जो है ना वो बढ़ गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पांचवा ऐसा क्षेत्र बना है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता को हासिल कर लिया है? तो पहली चीज पांचवा है, तो पांचवा चर्चा में है। अब ये न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे था ना 2025, अच्छा उसका थीम भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि 2025 का जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है उसका थीम क्या है? तो याद रखेंगे, प्रमोटिंग लिटरेसी। ये इस तरीके से जो थीम्स वगैरह होता है ना वो हमसे पूछ ले जाता है। इन दी डिजिटल एरा, ये 2025 का इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे है उसका थीम है। तो इसके दौरान हिमाचल प्रदेश को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसको पांचवा स्टेट या यूटी घोषित किया गया है जिसको फुल फंक्शनल लिटरेसी को आप हासिल करता हुआ देख रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर जी चलो ये पांचवा है तो पहले बाकी के कौन कौन से हैं? तो उसमें आपको त्रिपुरा का नाम याद रखना है, मिजोरम का नाम याद रखना है, गोवा का नाम याद रखना है और एक और आपका रहता है वो है लद्दाख। ये हिमाचल प्रदेश से पहले ऐसे 4 राज्य और यूटी हैं जिन्होंने ये वाली जो आपका फंक्शनल लिटरेसी वाला एक ओहदा है उसको हासिल किया है। तो इंडिया की लिटरेसी रेट को लेकर आपसे कई सारे सवाल पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी ना वो 2011 के दौरान कितनी थी? वो थी 74%। अभी हाल ही में कुछ समय पहले लगभग 2023-24 में इसको लेकर डेटा आया था जो कि 74% से बढ़कर कितनी हो गई है? लगभग 80.9% हो गई है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जो लर्नर्स होते हैं वो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था उल्लास न्यू भारत। ऐसे करके कुछ इनिशिएटिव था। अब उसमें 3 करोड़ से ज्यादा लर्नर्स आए, 42 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए चर्चा में बन जाता है। फिलहाल ये हिमाचल प्रदेश पांचवा बन गया है, वो हमें याद रखना है। विच सिटी टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अ, आपका मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? चर्चा में क्यों है? तो ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ना जिसको SVF 2025 के रूप में भी हम जान रहे हैं, ये एक एनुअल सर्वे है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा आपका आयोजित करा गया। उनके अंतर्गत इसको कंडक्ट कराया जाता है। और इवन जो ये सर्वे है ना इसमें 130 सिटी को लगभग 8 पैरामीटर्स पर इन्होंने इवेलुएट किया। जैसे कि रोड डस्ट कैसी है वहां पर सॉलिड वेस्ट को लेकर कैसे मैनेजमेंट होता है, जो वहां पर व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, और भी कई सारी चीज। इसमें आपको नाम याद रखना है इंदौर का, कि भाई इंदौर ने मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में पहली रैंक को हासिल किया। सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाए तो वो कौन रहेगा? वो रहेगा जबलपुर। और अगर मैं आपके दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली कौन से नंबर पर है इसमें? 32nd नंबर पर। तो इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। टॉप वाली बात थी तो वो याद रखेंगे। इस्कंदर के क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित करी गई है? इस्कंदर या फिर ई सिकंदर, जो भी आप बोलना चाहें। तो हुआ क्या
रशिया ने ना रिसेंट अटैक में यूक्रेन के ऊपर उनका अटैक वगैरह चलता रहता है, आपको पता है। तो यूक्रेन के जो कैबिनेट बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर इस इस्कंदर के मिसाइल का यूज किया, तो इसलिए चर्चा में आ गया। ठीक है, तो रशियन मेड एक शॉर्ट रेंज ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। इसको लेकर आपसे बस इतना ही सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि किसने इसको विकसित किया है, तो यहां पर आपका रशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड SPREE 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025 टू स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी एंड ईज कंप्लायंस। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए स्प्री 2025 और एमनेस्टी स्कीम 2025 किस संगठन के द्वारा शुरू करी गई, चर्चा में क्यों है? जो ESI से, ये जो डी विकल्प में दिया गया है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, इसने सिक्योरिटी और कंप्लायंस को स्मूथ बनाने के लिए इन दोनों की दोनों स्कीम्स को इस साल लॉन्च करा। अब जैसे ये दोनों की दोनों में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस SPREE की। इसकी वैलिडिटी कब तक है? दिसंबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। इसका उद्देश्य क्या है? एक अन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज को ESIC का जो सिस्टम होता है ना, उसमें लाना, जो अभी कवर्ड नहीं है उनको लेकर आना। रजिस्ट्रेशन जो पॉसिबल होते हैं वो इसमें ESI के पोर्टल पर जाकर करे जाते हैं, वो सब चीजें। एमनेस्टी स्कीम को लेकर क्या है? ये आपका 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी और ये आपका 30 सितंबर 2026 तक ये वैलिड रहेगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य में भी वही है कि भाई इसमें कोशिश करी जाएगी जो डैमेजेस होते हैं या फिर जो इंटरेस्ट होते हैं उनके कवरेज ये प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करेंगे, तो पहली बार ये डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट को भी इसमें सेटलमेंट के अंदर इंक्लूड करा गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, कौन इससे संबंधित है? ESIC का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, पलाज कैट दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज मेनली फाउंड इन विच रीजन। पैलेस की बिल्ली जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ था, उसके दौरान पहली बार इस कैट की फोटोग्राफिक इमेज ली गई और पहली बार 1776 में, एक बहुत बड़ा नाम है पीटर साइमन पल्लास करके, मैं यहां पर लिख देता हूं, पीटर साइमन पल्लास, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। जैसे कि लेक बैकाल की हम बात करते हैं, लेक बैकाल रशिया के पास स्पेसिमेन उन्हें मिले थे और ये मेनली आपको सेंट्रल एशिया में देखने के लिए मिलती है। तो ये आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये इसमें सही चला जाता। जैसे कि ईरान हो गया, मंगोलिया हो गया, चिली हो गया, रशिया, कजाकिस्तान, ये जितने भी सेंट्रल एशिया वाले रीजन है वहां पर पाया जाता है। ज्यादातर रॉकी जो ग्रासलैंड्स और श्रबलैंड्स होते हैं ना, वहां पर जहां पर स्नो कवर आपको देखने के लिए मिले, वो काफी शैलो हो, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए भी, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी कि आईडेक्स एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, कौन से मंत्रालय का, किसकी हम बात कर रहे हैं? आईडेक्स की। अब चर्चा में क्यों है? तो ये जो आईडेक्स है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। पहले तो हमें याद रखना है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो हमारा आंसर यहां से कितने क्या हो गया? बी हो गया। जो डिफेंस के जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर इनोवेटर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आईडीएक्स, आईडीओ ने EDCIL के साथ एक MOU साइन किया। कई सारे इनके प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि इसमें ये एस्पायर प्रोग्राम के अंदर इन्होंने साइन किया है। एस्पायर प्रोग्राम क्या है? एक्सप्लोरेटिंग स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स इन रिसर्च एंड एजुकेशन। उद्देश्य क्या है? जो डिफेंस की एक्सपर्टाइज होती है उनको एड अटैक इनोवेशंस के साथ लिंक करना और इनोवेशंस के जो इकोसिस्टम है उसको एक्सपेंड करना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हमें नाम याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे भाई, बोंडा ट्राइब मेनली पाई जाती है कौन से भारतीय राज्य के अंदर? अब ये सवाल भाई पूछे जाता है। तो हुआ क्या, जो उड़ीसा राज्य के गवर्नर हैं, तो पहले तो यहां पर आंसर आप बी मार्क कर लो। तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उन्होंने हाल ही में ये जो आपका बोंडा घाटी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बोंडा घाटी है ना,
उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर जोर दिया है। बोंडा ट्राइब का जो होम एरिया है वो ये आपका बोंडा घाटी माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है। और ये जो ट्राइब है ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है, और भारत की सबसे एंशियंट ट्राइब्स में से ये एक मानी जाती है। हमारे लिए इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन से राज्य से संबंधित है, कहाँ पर ये पाई जाती हैं, तो ये आपसे सवाल कल को पूछा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि बोंडा घाटी के अंदर पाई जाने वाली जो बोंडा ट्राइब है, इनकी भाषा का नाम क्या है? तो उसको रैमो कहा जाता है। ये चीज भी कल कोई आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार से ऑस्ट्रोसियाटिक टाइप की एक लैंग्वेज होती है, जिसमें जो मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं उससे काफी ये आपको अलग देखने के लिए मिलती है। इसके भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक लोअर बोंडास कहे जाते हैं जो कि प्लेन्स में रहते हैं, इन्हें कहा जाता है लोअर बोंडास। और एक होते हैं अपर बोंडास, ऑब्वियसली वो कहाँ पर रह रहे होंगे? वो आपके पहाड़ी इलाकों में रह रहे होंगे। तो ये उड़ीसा से संबंधित है, ये हमें याद रखना है। हेल फायर मिसाइल को डेवलप करा गया है कौन से कंट्री के द्वारा? अगेन एक अच्छा सवाल है। तो हाल ही में यमन के पास क्या हुआ? यूएफओ पर दागी गई यूएस की ये हेल फायर मिसाइल का एक वीडियो वायरल हुआ। तो ये जो हेल फायर है ना, ये क्या है? एक एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है, जिसकी ना एक एंटी टैंक क्षमता बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसे 1972 के अंदर यूएसए ने सोवियत आर्मर फॉर्मेशंस को काउंटर करने के लिए डेवलप किया था। ये हेलीकॉप्टर्स हों या फिर स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट्स हों, उन पर एयर टू एयर मिसाइल की तरह भी प्रयोग करी जाती है। तो किसने डेवलप करी है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ने कवर करी है। और चर्चा में क्यों थी वो भी मैंने बता दिया। Reunion Island that was recently seen in the news is a territory of which country? Reunion द्वीप जो हाल ही में समाचारों में रहा वो किस देश का क्षेत्र है? चर्चा में क्यों है? तो इंडियन नेवी के पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के जो शिप्स हैं वो हाल ही में इस रीयूनियन आइलैंड पर पहुंचे थे। तो ये एक फ्रेंच टेरिटरी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर है ये? वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में ये आपका आइलैंड लोकेटेड है। एक वोल्केनिक आइलैंड है जो रग्ड माउंटेन और शॉर्ट जो टोरेंटियल रिवर्स होते हैं ना, जैसे कि हम मॉर्सुइन्स की या फिर गैलेट की बात करते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। तो इंडियन ओशन की जो सबसे ऊंची पीक है कौन सी? पिटोन दी नाइजर्स, वो यहीं पर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडियन ओशन की सबसे ऊंची पीक। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। इंडियन ओशन की सबसे ऊंची पीक, इसका नाम क्या है? पाइटोन डैश नाइगेस, पाइटोन डैश नाइगेस, ये भी नाम याद रखना है। वो यहीं इसी आइलैंड पर आपकी लोकेटेड है। अच्छा, इसकी कैपिटल भी याद रख लीजिए। अब अगर ऐसे आइलैंड वगैरह चर्चा में रहते हैं तो हो सकता है वो हमसे इसके सवाल पूछ लें कि बताइए इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सेंट डेनिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंट डेनिस। एक फ्रेंच टेरिटरी है ये, नॉर्थन कोस्ट के ऊपर आपका ये कैपिटल इसका लोकेटेड है। What is the name of the world's first digital tribal university launched in न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में शुरू की गई विश्व की पहली डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? अब चर्चा में क्यों है? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है आदि संस्कृति, इसको लॉन्च किया है। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली के अंदर। तो यह एक डिजिटल एकेडमी प्लस एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ट्राइबल आर्ट हो, कल्चर हो, क्राफ्ट हो, और जो नॉलेज सिस्टम है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको प्रमोट करने का उद्देश्य है। इसमें एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है जहां पर जो ट्राइबल आर्टिसन होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स ग्लोबली शोकेस करते हैं। इसकी हेल्प से जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं उनको डिग्निटी, उनकी एम्पावरमेंट, उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज वो देने का काम करा जाता है। तो ये आदि संस्कृति का नाम हमें याद रखना है। मेलियो Melioidosis, the disease responsible for the public health emergency in Turakapalam village of Andhra Pradesh is caused by which pathogen? इस तरीके के सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है।
तो आंध्र प्रदेश के कौन से विलेज में, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, टूकापालेम। इसमें इस आपको जो नाम मैंने आपको बताया है, क्या है ये, मेलियोइडोसिस। इसकी वजह से 29 डेथ रिपोर्ट हुई, जिसके चलते जो सरकार है उसने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। तो ये जो डिजीज है ना, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका पॉजिटिव जो वो है, वो कौन है, वो बैक्टीरिया है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में था। लगभग 16 से 50% तक, मतलब ये ना फेटल होता है, मतलब इससे जान जा सकती है। कई सारे क्षेत्रों में इसको पहले करा गया है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसको रिपोर्ट किया जाता है, हांगकांग, साउथ चाइना, इन सभी चीजों जगहों पर इसको मतलब पाया जाता है, और इसकी अभी कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए या फिर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो उसी से लाइफ बचाई जा सकती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेलियोइडोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है, विच इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द मल्टीफंक्शनल वुंड हीलिंग पैड यूजिंग द रेड आईवी प्लांट। किस भारतीय शोध संस्थान ने रेड आईवी प्लांट का उपयोग करके एक मल्टीफंक्शनल घाव भरने वाला पैड विकसित किया है? तो चर्चा में क्यों है, जो रिसर्चर्स हैं किसके, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के, इन्होंने इसको विकसित किया है। ठीक है, जो कि एक वुंड हीलिंग पैड है। और ये पैड जो रेड आईवी प्लांट होता है ना, जिसका लोकल नाम क्या है आपका, मुरी कोटी पोछा, मैं लोकल नाम लिख देता हूं, मुरी कोटी पोछा, मतलब मैंने हो सकता है स्पेलिंग में ऊपर नीचे कर दिया हो, बट इसी तरीके का है। तो जो इंस्टीट्यूट है ना, इसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जो फोटो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, उन्होंने पहली बार प्लांट से इस एसिटोसाइड नाम का एक नया मॉलिक्यूल आइसोलेट किया है, जिसको इसमें यूज करा जा रहा है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी कि AIDIS इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? चर्चा में क्यों है, तो ये जो AIDIS है ना, और इसके साथ SAS, ये क्या है, ये है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, जुलाई 2026 और से लेकर लगभग 2027 के जून के बीच में कंडक्ट होंगे। तो इसको लेकर इन्होंने ये बात कही थी। AIDIS इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड फाइनेंस सर्वे माना जाता है। ये सर्वे 1951 52 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सोसाइटी के रूप में शुरू हुआ था, बाद में एक्सपेंड हुआ, और लास्ट टाइम इसको कब कंडक्ट कराया गया था, 2019 में कंडक्ट कराया गया था, RBI की रिक्वेस्ट पर। तो सर्वे को NSA यानी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो कंडक्ट करता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल यूनिट। ठीक है, और नेशनल स्टैटिस्टिकल यूनिट किसके अंदर आता है, MOSPI के अंदर। अ न्यू स्पीशीज ऑफ बेंट टोड गीको, जिसका नाम क्या है, क्राइटोडैक्टिलस वेनरा सक्शा, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब इसका नाम देख लीजिएगा, ये नाम है नामक एक नया वेंट टो गेको प्रजाति किस उत्तर पूर्वी राज्य में पाई गई है? तो ये नई स्पीशी है बैंड टोडे गीको की, इसको पाया गया है असम के अंदर। तो ये बायोडायवर्सिटी रिलेटेड कोई चीज पाई जाती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, The Fast Track Immigration Trusted Traveler Program was first launched at which airport? Fast Track Immigration Trusted Traveler Program पहली बार किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था, चर्चा में क्यों है? तो ये जो FTI TTP है ना, इसको रिसेंटली 5 एयरपोर्टों पर लॉन्च किया गया है, लेकिन ये प्रोग्राम पहली बार 2024 में लॉन्च करा गया था। कहां पर, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना हमारे दिल्ली के अंदर, वहां पर। तो इन्होंने पहली बार पूछा है, लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में क्यों होता है, क्योंकि रिसेंटली 5 एयरपोर्ट पर इसको लॉन्च करा गया है। तो ये प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जो इंडियन नेशनल्स और OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, ये दोनों के लिए है। पर्पस क्या है, फास्ट इमिग्रेशन हो, स्मूथर एक्सपीरियंस मिले, हाई सिक्योरिटी इसके अंदर क्लियरेंस प्रोवाइड करे जाए। तो इसको कौन ऑपरेट करता है, इसको करता है MHA के अंदर आने वाला ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ऐसे करके आप BI लिख देता हूं मैं बस। ठीक है,
रिसेंटली विच एरिया इन बेंगलुरु वाज डिक्लेयर्ड एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? हाल ही में बेंगलुरु के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में भी सब जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ बेंगलुरु के मतलब गवर्नमेंट ने बेंगलुरु का जो कंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी है ना, उसको इसमें इंक्लूड किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये भी एक अच्छे सवाल के रूप में याद रखना है। अगला है टीपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? अब भाई ये चर्चा में क्यों है? तो ये जो टीपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसमें लोकेशन कहाँ है वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये जो सेंचुरी है ना, ये गॉडेस तिपाई के मंदिर से अपना नाम लेती है। कौन सी देवी के नाम पर? तिपाई, गॉडेस तिपाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये पातानबुरी और पारवा फॉरेस्ट रेंजेस में आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर आपको लोकेटेड नजर आएंगी। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज सार्कोइडोसिस? किस प्रकार की बीमारी है? अब हुआ क्या है, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है भाई, जो कि एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसमें जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, वो एक जगह जमा होकर ग्रानुल्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानी कि ज्यादातर लंग्स और लिम्फ नोड्स में ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको लगातार खांसी आती रहती है, ब्रीदिंग करने में इश्यू होता है, स्किन पर आपको रेड सोर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। A rare scarlet dragonfly was recently spotted in which part of the Indian? तो ये केरला के मुन्नार में देखा गया भाई। ये क्या है? एक स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई। तो मुन्नार के वेस्टर्न घाट वैली में मतलब रिसेंटली इसको स्पॉट किया गया। और इसे कॉमन स्कारलेट डार्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन स्कारलेट डार्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये मतलब एक फैमिली जानी जाती है, और उस फैमिली का नाम है लिब्यूलिडे। उसकी फैमिली से आती है। तो आईयूसीएन के हिसाब से ये लीस्ट कंसर्न स्पीशी है, बट चर्चा में थी, स्पॉट करा गया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। What is the name of the portal launched by Gyan Bharatam International Conference to digitize and preserve India's manuscript heritage? भारत की पांडुलिपि धरोहर और डिजिटाइज और संरक्षित करने हेतु ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम में ज्ञान भारतम पोर्टल का लॉन्च किया है। क्या क्या लॉन्च किया है? ज्ञान भारतम पोर्टल। उद्देश्य क्या है? भारत के 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को इसके अंदर डिजिटाइज करना, उन्हें कैटलॉग करके पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना, और नॉलेज पायरेसी को रोकना बाय प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027? 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इसमें आपको याद रखना है चेन्नई। ठीक है। तो चेन्नई 2027 में 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को होस्ट करेगा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का 50th एनिवर्सरी ईयर में होगा। 50th एनिवर्सरी में ये आपका आयोजित हो रहा है 2027 में। इसमें इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड फ्लीट को रिव्यू करा जाएगा, वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार होंगे, ये सभी को कंडक्ट कराया जाएगा। और ये डिसीजन रोम में हुई थी, जब 4th CCGS मीटिंग में लिया गया था, जहां पर 115 नेशनल्स ने इसको अटेंड भी किया था। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो मंथली करंट अफेयर वाला कोर्स है, उसमें ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ भी और ये वीडियो भी। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है भाई? लाइक करना है, अगर ये फायदेमंद लग रही है। बाकी अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके कुछ पूछना है, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robinSIRG, इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।